आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने ये वर्ड कई बार सुन रखा है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये होता क्या है एक्चुअल में? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर में होने वाला एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, यानी कि इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है तो ये वर्ड आया कहाँ से है? तो मेंस्ट्रुअल वर्ड के अंदर में यहाँ पर मेंसेस वर्ड आता है। मेंसेस का मतलब होता है मंथ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मंथ। तो एक महीने तक का ये साइकिल होगा, हर मंथली रिपीट होता है। और मंथली रिपीट का मतलब ये जनरली 28 या 29 डेज का अपने को देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि 28 से 29 दिनों का होता है, लेकिन यहाँ पर ये वेरी भी कर सकता है। कई बार 21 दिनों से लेके ये 35 डेज तक भी वेरी कर सकता है, अलग अलग फीमेल्स के अंदर में डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये डेटा याद नहीं रखना है। एक्चुअल में जो होता है वो 28 से 29 डेज़ के बीच का होता है, ठीक है। एक महीना 28 डेज़ का ही होता है ना। अपन तो अभी आजकल इसी को देख के जियो कंपनी वालों ने वैलिडिटी भी 28 दिनों का कर रखा है, ठीक है, कि 28 दिनों का ही एक महीना होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो 28 डेज़ का होगा या फिर 29 डेज़ के अंदर का होता है। ये मेंसेस बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग, या मेंसेस का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो यानी कि एक बार जब फीमेल ब्लीड कर रही होती है उस टाइम से लेकर अगली बार ब्लीड करने तक के बीच का जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है कि द टाइम पीरियड, द साइक्लिक चेंज फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द अनदर मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन को एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या होता है साइकिल ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये साइकिल ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, बार बार वही सेम इवेंट्स जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगले मेंस्ट्रुएशन तक के बीच के जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। या फिर इसी को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर में प्राइमेट्स क्या होते हैं? तो हम सभी जो हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर में आते हैं, है ना। हमारा जो किंगडम होगा वो एनिमेलिया होता है। फाइलम हम लोग कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, और क्लास जो होती है वो होती है मैमेलिया। फिर किंगडम, फाइलम, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, और ऑर्डर जो है वो होता है हमारा प्राइमेटा। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर में। तो प्राइमेट्स कहे जाते हैं। प्राइमेट्स के अंदर में जितने भी आते हैं, चिंपैंजी, लंगूर, बंदर, है ना, वो सारे के सारे एप्स जितने भी हैं, तो उसके अंदर में जितने भी फीमेल्स होंगी, जितने भी ये हैं, बंदर हैं, लंगूर हैं, तो उन सभी के अंदर में क्या होगा कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है, और इसी को हम लोग बोला करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ये बात हो जाती है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो उसके अंदर में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होगा, इसको हम लोग एक नाम देते हैं और इसको बोला जाता है मीनार्की, ठीक है। मीनार्की कहेंगे। और ये जो होता है ये लगभग प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है, यानी कि टीन एज के अंदर में स्टार्ट होता है, 11, 12, 13 साल के अंदर में, 10 से 12 साल की उम्र में। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन हम लोग बोल लें या फिर हम लोग ये कह लें कि जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो रहा होता है तो उस स्टेज को बोला जाता है मीनोपॉज, ठीक है। तो मीनोपॉज बोलते हैं। और ये हमको कब देखने को मिलता है? तो 40s में या फिर 50s में, ठीक है। मतलब 40 की उम्र में, 40 से लेकर 50s के एज के बीच में हमको देखने को मिलता है मीनोपॉज, यानी कि तब जाकर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है। और आपको मालूम है कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब मीनोपॉज आ जाता है। आप इसे जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम बात करते हैं आगे इसके फंक्शन की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर में कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा वो दरअसल 28 डेज़ का होता है। तो यहाँ पर ये 0 है और ये यहाँ पर अगर 28 है, तो इसके अंदर में एक सबसे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है 14th डे पर, और उसको हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। आप सबों को जैसा पता होगा कि 14th डे पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर में ओवुलेशन होता है। और इसी ओवुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि ओवुलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ओवुलेशन जो है वो सबसे मेन इवेंट होता है, ठीक है। अब अगर ये सबसे मेन इवेंट है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इस पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग इस ओवुलेशन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो कि ओवुलेशन के पहले हो रहा है, और एक वो पार्ट जो ओवुलेशन के बाद हो रहा होता है। ओवुलेशन के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं या जो फेज़ होता है, ओवुलेशन की जस्ट पहले का जो फेज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज़। प्री ओवुलेटरी फेज़।
प्री ओवुलेटरी फेज काय को बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओवुलेशन के पहले हो रहा है, और उसके बाद वाली जो फेज होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो मेन तो अगर हम लोग देखें तो दो ही फेजेस होते हैं, एक प्री ओवुलेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर में, चूंकि ये जो डे 1 जो काउंट होता है ना किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में, जो डे 1 काउंट होता है कि पहले दिन की जो शुरुआत होती है वो उस दिन से हम लोग काउंट करते हैं जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। वजाइनल ब्लीडिंग जिस दिन से शुरू होगी उस दिन को हम लोग डे 1 काउंट करते हैं। 4 से 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है और 4 से 5 दिनों के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है कि फिर से मतलब ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रह जाता है। तो वहाँ से हम लोग डे 1 काउंट करते हैं, तो 5 दिन तो उसी के अंदर में चला जाता है ब्लीडिंग के अंदर में, और उसके बाद नई साइकिल स्टार्ट होती है जो कि मतलब ब्लीडिंग के बाद से शुरू होगी। तो यहाँ पर कई लोग ऐसा मानते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं कि ये जो प्री ओवुलेटरी फेज है इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है कि शुरू का जो 2 से 5 दिनों का 3 से 5 दिनों का जो वक्त होता है, ठीक है, इसको ब्लीडिंग फेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये 0 से 5 दिनों तक का जो फेज होगा, ये 5 डेज तक का, इसको बोला जाएगा ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, या फिर इसी को मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन वर्ड जो आया है वो दरअसल यहीं से आया हुआ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं, दरअसल वो मेंस्ट्रुएशन से बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये हुआ कि इस दौरान यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, 0 से 3 से 5 दिनों तक में हो सकता है, मतलब 3 दिनों का भी हो सकता है, 5 दिनों तक का भी हो सकता है, 3, 4, 5 दिनों का होता है। तो इतने दिनों के अंदर में इसको एक अलग फेज नाम दे दिया जाता है, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्री ओवुलेटरी फेज को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, या फिर हम लोग कहें कि ओवुलेशन के पहले यहाँ पर 2 फेजेस अलग अलग हो गए, एक तो हो गया ब्लीडिंग फेज, एक हो गया प्री ओवुलेटरी फेज एंड देन पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पर 2 ही फेजेस थे, एक था प्री ओवुलेटरी और एक था पोस्ट ओवुलेटरी। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ पर पहला हो गया है ब्लीडिंग फेज यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा यहाँ पर हो गया है अपना प्री ओवुलेटरी फेज, एंड तीसरा फेज जो हो गया है वो हो गया है अपना पोस्ट ओवुलेटरी फेज। बात आ गई समझ में। लेकिन यहाँ पर अब जो मेन इवेंट हो रहा है, मेन इवेंट कौन सा, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन हालांकि एक इवेंट है, ध्यान रखेंगे, ये फेज नहीं है। फेज उसको बोलते हैं जो कि कुछ दिनों तक चलता है, कितने से कितने दिनों तक का हो रहा है, तो उसको हम लोग फेज बोलते हैं। और ओवुलेशन क्या है, एक फेज नहीं है बल्कि एक इवेंट है, एक इंस्टेंट होने वाला प्रोसेस है, एक तुरंत से हो जाने वाला एक प्रोसेस है। तो ओवुलेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक इवेंट है और चुटकियों में तुरंत से हो जाता है, तो वो फेज नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि एक फेज मान लेते हैं, तो इसको बोल दिया करते हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है, हालांकि ध्यान में रखिएगा ये फेज नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर में भी इसको फेज मान लिया गया है और बोल दिया गया है ओवुलेटरी फेज। तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 4 फेजेस। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो 0 से 5 दिनों तक का ब्लीडिंग फेज, देन यहाँ से यहाँ तक 5 से लेकर 14th डे तक का प्री ओवुलेटरी फेज, देन 14th डे पर होगा ओवुलेटरी फेज, ये हो गया तीसरा फेज अब, और फिर 14 से लेकर 28 डेज तक का जो फेज होगा इसको हम लोग बोल दिया करते हैं 4th फेज यानी कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज। बात आगे समझ में। और 28 डेज के बाद अगेन फिर से क्या होगा, नई साइकिल शुरू हो जाएगी, यानी कि फिर से यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है ना, आप ऐसा समझना, ज़रा सुनना, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो फेज़ है ये दरअसल एक साइकिल के फॉर्म में है। ये इस तरीके से लीनियर वे में नहीं है, ये बार बार ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ये साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं। मतलब ऐसा ही साइकिल सेम एक बार और रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि 28वें दिनों पर ये हुआ, तो वापस इसके बाद क्या आने वाला है, ये फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग को भी अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट इवेंट मान लें कि ये ब्लीडिंग फेज हो रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले वाला फेज कौन सा है, पोस्ट ओवुलेटरी कि प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी तो ओवुलेशन के पहले का है, लेकिन एक्चुअल में ये मेंस्ट्रुएशन के बाद का होता है। तो इसी वजह से प्री ओवुलेटरी को यहाँ पर कई बार हम लोग पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल दिया करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। बात को समझिएगा यहाँ पर कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के बाद होता है। और ये क्या हो रहा है, ये मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले हो रहा है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले होता है। इसी वजह से पोस्ट ओवुलेटरी फेज को प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि अगले मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले होता है। 28वां दिन यहाँ पर खत्म हुआ और फिर से यहाँ पर 0 डे काउंट होने लग जाएगा और 1 2 3 4 5 यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ब्लीडिंग के जस्ट पहले वाला जो फेज था, इस वजह से बोल दिए प्री मेंस्ट्रुअल फेज, और ये ब्लीडिंग के जस्ट बाद स्टार्ट होता था तो बोलते थे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पर ये 2 टाइप के हो जाएंगे,
पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड प्री मेंस्ट्रुअल, और ओवुलेशन के बेसिस पर फिर 2 टाइप के हो जाएंगे, प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी। तो ठीक उल्टा हो जाता है, नाम यहाँ पर प्री ओवुलेटरी होगा तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल होगा, पोस्ट ओवुलेटरी होगा तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पर नाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, वो हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलग अलग फेजेस को देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इवेंट्स होते हैं। इसके पहले अगर आपने oogenesis वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाकर जरूर से देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन के अंदर में भी आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर। तो उसमें से जब तक आपने oogenesis नहीं पढ़ा होगा तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी कि यहाँ पर अभी ओवेरियन चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो वो कैसे हो जा रहा है ना। तो ओवेरियन चेंजेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको oogenesis का आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप पहले फिलहाल जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बारी बारी से इन सभी चारों इवेंट्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल फेज़ के बारे में, प्री ओवुलेटरी फेज़ के बारे में, ओवुलेटरी फेज़ के बारे में, एंड देन पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ के बारे में। आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बारी बारी से सभी इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन फेज़, मेंस्ट्रुएशन फेज़, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज़, या फिर इसी को बोलते हैं मेंसेस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसेस कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये कितने से कितने दिनों तक का होगा, तो ये हो जाता है 3 to 5 डेज़ का यहाँ पर देखने को मिलता है, 3 से 5 दिनों तक का होता है। अब इसके अंदर में क्या कुछ चेंजेस होते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, उसके अंदर में अभी हम लोग आगे लिखेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर में ओवेरियन चेंजेस क्या हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे हैं, और यूटेराइन चेंजेस क्या हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ अभी ओवेरियन चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस देखते हुए चलेंगे कि कौन सा हार्मोन आया और कैसे ओवम जो है वो मतलब सेकेंडरी oocyte आया, या कौन से फॉलिकल आया, कब क्या आया, और वो सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस दौरान जो है वो कोई भी मेन इवेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता है। किसके रिगार्डिंग, ओवेरियन चेंजेस के रिगार्डिंग एंड हार्मोनल चेंजेस के रिगार्डिंग। गोली मारो, आपको इतनी बातें समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, सिंपल आप इसको अभी के लिए छोड़ देंगे हम, चूँकि ये क्या होता है ना कि ये हम लोग काउंट तो भले ही डे फर्स्ट काउंट कर लेते हैं। देखो सिंपल से अगर लैंग्वेज में कहें इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी बातें, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर में जो पहला दिन से शुरुआत होती है, वो पहली दिन कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पर कि जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। और ब्लीडिंग जिस दिन से स्टार्ट हो रही है, भले ही हम लोग उसको डे 1 काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो जो ब्लीडिंग होता है वो किसका नतीजा होता है, वो पिछले मेंस्ट्रुएशन का। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो रहा होता है तो उसके बाद लास्ट में ब्लीडिंग हो जाती है, और एक बार ब्लीडिंग जब खत्म हो गई तो नई साइकिल की शुरुआत होती है। तो हम लोग नई साइकिल की शुरुआत जो होगी वो सेकंड फेज से होगी। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस होने शुरू होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से क्या क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे सेकंड फेज से, और फिर हम लोग बात कर लेंगे फर्स्ट फेज के अंदर में कि फर्स्ट फेज में फिर जाकर लास्ट में क्या हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन फिर बात करेंगे फर्स्ट के बारे में कि फर्स्ट में फिर क्या हो जाता है। तो सेकेंड जो फेज होता है इसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसको नाम दिया जाता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज क्यों बोलेंगे सभी के बारे में आगे हम लोग देखते चलेंगे। इसको बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, या फिर इसी को नाम दिया जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, या फिर इसी को नाम दिया जाता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पहले जस्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये फेज स्टार्ट हो रहा है तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल, और इसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन के ठीक पहले हो रहा है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है प्री ओवुलेटरी फेज। इसके इतने सारे नाम होते हैं, तो आपको इनमें से किसी को भी नाम से आपको पुकारा जा सकता है, प्रोलिफेरेटिव फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, या फिर फॉलिकुलर फेज। क्या होता है, तो एस्ट्रोजेनिक फेज नाम इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इस फेज में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोलिफेरेटिव नाम फेज इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहीं पर जो एंडोमेट्रियम होता है वो तेजी से प्रोलिफेरेट हो जाता है। तो तेजी से प्रोलिफेरेट होने का मतलब ये हुआ कि उसकी ग्रोथ काफ़ी तेजी से होती है। प्रोलिफेरेट होने का मतलब सडन ग्रोथ, अचानक से जो तेजी से ग्रोथ होती है उसको हम लोग प्रोलिफेरेट होना बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोलिफेरेशन भी होता है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन का सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है इसमें, और नए नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, इसी वजह से फॉलिकुलर फेज यहाँ पर बोलते हैं। और पोस्ट ओवुलेटरी पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड प्री ओवुलेटरी फेज क्यों बोलेंगे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये अब नए मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा,
तो सबसे पहले होता है, यहां पर आता है GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और GnRH का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसके बढ़ने की वजह से सबसे पहले आता है FSH। FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देते जाइएगा, बहुत ही सिंपल सा चार्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मतलब ये बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। तो FSH यहाँ पर सबसे पहले आता है, और FSH का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि कुछ फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाती है, फ्यू फॉलिकल्स ग्रोज, कुछ फॉलिकल्स जो हैं वो यहाँ पर ग्रोथ हो जाएंगे, मतलब उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो सबसे पहले FSH का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हुआ। FSH का लेवल जो ही ब्लड में बढ़ना शुरू होता है, FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम ध्यान से सुनना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन है। कौन सा फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल, अभी जो प्रेजेंट था, कब से? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही फीमेल चाइल्ड के अंदर में बन गया था। और मैंने आपको बताया कि वो कौन सी, और उसके अंदर में जो सेल था वो कौन सा था? प्राइमरी oocyte, और वो अभी तक उसी स्टेज के अंदर में अटका हुआ था, उसी स्टेज के अंदर में अरेस्टेड था, ठीक है। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो क्या होंगे कि कुछ एक्टिवेट होंगे, और वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगे, टर्शरी में कन्वर्ट होंगे, तो वो सारे चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि GnRH का लेवल सबसे पहले बढ़ता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से GnRH, और GnRH जाकर एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पे। एंटेरियर पिट्यूटरी पे जब वो एक्ट करता है तो वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH। यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं FSH की, कि FSH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो ही यहाँ पर FSH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि FSH यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है, तो जिसकी वजह से फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। तो ये क्या करता है कि कुछ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कुछ फॉलिकल्स ग्रो हो जाते हैं। ग्रो होने का मतलब क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी जो हैं वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और टर्शरी वाले जो हैं वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल है। यहाँ पर अभी हम सब कुछ शॉर्टकट में देखते हुए चल रहे हैं, चीज़ों को अभी हम समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में होता क्या है। तो सबसे पहले FSH का लेवल बढ़ता है। चलो FSH से ही याद रख लेना, GnRH भी आप चाहो तो छोड़ देना, मत याद रखना। तो सिंपली क्या हो रहा है कि FSH का लेवल बढ़ा, सबसे पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट होके आ गए। फॉलिकल कौन से स्टिमुलेट होके आए? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है उसकी वजह से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, टर्शरी में होंगे, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये फॉलिकल्स ही सिक्रीट करना शुरू करते हैं एक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का लेवल अब बढ़ना यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो जाता है। बात आ रही होगी समझ में? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि GnRH का लेवल बढ़ा, उसकी वजह से FSH बढ़ा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो गए, कुछ फॉलिकल्स यहाँ पर ग्रोथ होकर आ गए, और वो जब ग्रोथ हुए तो वो क्या हुए कि डेवलपमेंट भी हुआ, ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। तो यानी कि प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, और टर्शरी फिर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। ये जब कन्वर्ट होने के बाद अब यही जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, यही फॉलिकल्स जो होते हैं वो अब सिक्रीट करना शुरू करते हैं एस्ट्रोजन। यानी कि फॉलिकल्स जो थे ना ग्राफिन फॉलिकल, उसके अंदर में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, वो सारी लेयर हमने देखी थी। तो ट्यूनिका इंटरना वाली लेयर ही क्या करती है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना शुरू कर देती है। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। जो ही एस्ट्रोजन बढ़ता है ये दो काम करता है। ये क्या करता है? LH के लेवल को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ FSH के लेवल को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो FSH भी बढ़ा रहा है, LH भी बढ़ा रहा है। FSH जो है ये थोड़ा कम बढ़ाया जाता है, LH के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाता है। LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। LH के लेवल का अपने हद से ज़्यादा बढ़ जाना, इसको हम लोग बोला करते हैं LH सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बाढ़ आना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज LH सर्ज। LH सर्ज का क्या होता है? LH सर्ज क्या होता है? तो इंक्रीज इनर्मस राइज ह्यूज अमाउंट ऑफ LH, है ना। मतलब किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि LH के अमाउंट का काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाना, काफ़ी ह्यूज राइज हो जाना इन ब्लड, किसकी, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन के ठीक पहले LH का अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना या अपने पीक पॉइंट पे पहुंचना क्या बोला जाता है? LH सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बाढ़ आना,
ठीक है। तो LH की बाढ़ आ जाती है ब्लड में, अचानक से LH का लेवल जो है वो तेजी से बढ़ जाता है, और वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन कहाँ से आ गया? एस्ट्रोजन आया यही फॉलिकल्स से। तो सबसे पहले आप समझिएगा क्या हो रहा है, FSH का लेवल बढ़ा, FSH की वजह से फॉलिकल्स आए, फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया। अब बॉडी में क्या है, FSH भी ज़्यादा है और एस्ट्रोजन भी ज़्यादा है, और एस्ट्रोजन ने फिर क्या किया कि FSH के लेवल को तो थोड़ा बढ़ाया ही सही, LH के लेवल को भी ये बढ़ा देता है। अब ब्लड के अंदर में क्या है, FSH भी ज़्यादा है, LH भी ज़्यादा है एंड एस्ट्रोजन भी ज़्यादा है, और जो LH है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और LH के मैक्सिमम पॉइंट पर ये किस दिन पहुंचता है? ये पहुंचता है 14th डे पर, ठीक है। यहाँ पर 14th डे पर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है। जो प्री ओवुलेटरी फेज की बात हो रही है, ये 5वें दिनों से लेके 5th to 14th डे तक चलता है, या मतलब हम लोग टोटल में अगर हम लोग कह दें कि कितने दिनों तक होगा या फिर कितने दिनों तक का मतलब होगा, तो ये 9 से 9 to 11 डेज का होगा। दोनों में डिफरेंस है, समझ लेना ध्यान से। ये 5th लिखा हुआ है, 5th to 14th डे, और या फिर अगर हम टोटल डेज काउंट में कर दें तो यहाँ पर 9 to 11 डेज लिखा हुआ है, तो 9 से 11 दिनों का होगा, यानी कि 5वें दिन के मतलब 3 से 5 दिन तो यहीं पे हो गया था ना ब्लीडिंग का, तो 5th डे से लेकर 14th डे तक में ये होता है। और 14वें दिन पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि LH काफी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज, और LH सर्ज की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि 14th डे पर ये सबसे मैक्सिमम पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये चेंजेस होते हैं कहाँ पर, कब होते हैं, मतलब ये चेंजेस होते हैं फॉलिकुलर फेज में, या फिर एस्ट्रोजेनिक फेज में, प्रोलिफेरेटिव फेज में, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में, या फिर प्री ओवुलेटरी फेज में। पोस्ट मेंस्ट्रुअल कह रहे हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद हुआ है, प्री ओवुलेटरी कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद अब LH सर्ज की वजह से ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन के जस्ट पहले हो रहा है, तो प्री ओवुलेटरी फेज कह रहे हैं। प्रोलिफेरेटिव, यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो काफ़ी तेजी से उसकी ग्रोथ हो जाती है इसी फेज के अंदर में, लेकिन वो हमने अभी नहीं लिख रहा है क्योंकि अभी हम लोग यूटेराइन चेंजेस नहीं देख रहे हैं कि यूटरस में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हार्मोन कौन सा ग्रो हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर ओवरीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो प्रोलिफेरेट हो जाते हैं, प्रोलिफेरेट का मतलब रैपिड ग्रोथ होता है। एस्ट्रोजेनिक फेज क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन जो है वो अपने सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। और फॉलिकुलर फेज क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो होता है, ये सब कुछ चेंजेस ये होते हैं फॉलिकुलर फेज के दौरान, या आप कह लो जो भी कह लो, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। अब आता है यहाँ पर ओवुलेटरी फेज, यानी कि सिंपली हम लोग वैसे तो ओवुलेटरी फेज बोल दिया जाता है, एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ओवुलेशन कोई एक फेज नहीं है बल्कि वो एक इवेंट होता है। तो सिंपली हम लोग या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ओवुलेशन, और ये किस दिन पर होता है, 14th डे पर होता है। क्या होगा इसके अंदर में, तो यहाँ पर होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है। रप्चर्स ड्यू टू किसकी वजह से, LH सर्ज की वजह से, LH के काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो जाने की वजह से, या फिर हम लोग कहें कि LH के काफ़ी तेज़ी से अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचने की वजह से यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना क्या बोला जाता है, ओवुलेशन। और इस ओवुलेशन से दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है, एक बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte, और दूसरा जो है वो बचता है अपना एम्प्टी फॉलिकल, ठीक है। तो एम्प्टी फॉलिकल बनेगा एंड सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बन जाता है। बात आ गई होगी समझ में। तो ओवुलेशन के अंदर में कुछ, ओवुलेटरी फेज में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये फेज़ है ही नहीं, ये तो एक इवेंट है। बस क्या हो जाता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल था वो LH सर्ज की वजह से ये रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने की वजह से ये दो पार्ट के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte और एम्प्टी फॉलिकल। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है LH सर्ज के बारे में। LH सर्ज मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। LH सर्ज के ऊपर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ LH सर्ज। तो LH सर्ज आप बता दोगे कि इसका डेफिनेशन कि वो मैक्सिमम पीक पॉइंट पर पहुँचना ऑफ LH जस्ट बिफोर दी ओवुलेशन, उसको हम लोग बोलेंगे LH सर्ज। और दूसरी बात ये कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई LH सर्ज इज इंपॉर्टेंट, या ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ LH सर्ज, या व्हाट इज द रोल ऑफ LH सर्ज, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो LH सर्ज का क्या रोल होता है, LH सर्ज का रोल होता है इन ओवुलेशन। ओवुलेशन में LH सर्ज का ही रोल होता है। या फिर सिंपली पूछा जाता है कि ओवुलेशन जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से मेनली होता है। तो LH सर्ज जो होता है वो मेनली किस हार्मोन की वजह से होता है, सॉरी, ओवुलेशन जो होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है मेनली, वो होता है LH की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। बात आ गई होगी समझ में। तो ये हो जाता है यहाँ पर ओवुलेटरी फेज या फिर ओवुलेशन। आप इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसके 4th फेज की।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अपने चौथे यानी कि लास्ट फेज के बारे में। क्या होता है? सेक्रेटरी फेज या फिर प्रोजेस्टेरॉनिक फेज, ल्यूटियल फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पर बोला जाता है। सेक्रेटरी फेज क्योंकि यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होगा वो अब अपने मैक्सिमम थिकनेस तक पहुँच जाता है और सेक्रेटरी नेचर का हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह सेक्रेट करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉनिक फेज क्योंकि जैसे कि उसको एस्ट्रोजेनिक फेज बोलते थे क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता था, उसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज बोलते हैं ल्यूटियल फेज क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अभी जस्ट ओवुलेशन हुआ है तो ओवुलेशन के जस्ट बाद हो रहा है, इसी वजह से पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या फिर इसी के बाद अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा, तो इसी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की यह है कि यह हमेशा 14 डेज का होगा, हमेशा, जी हाँ हमेशा। कहने का मतलब ये कि जैसे मेंस्ट्रुअल फेज जो होता था वो 3 से 5 दिनों तक का होता था, मतलब 3 दिन का भी हो सकता था, 4 दिन का भी हो सकता था, 5 दिन का भी हो सकता था। जो प्रोलिफेरेटिव फेज था वो 9 से 11 दिनों का होता था, यानी कि 9, 10, 11 कितने भी दिनों का हो सकता था। 14th डे पर ओवुलेशन हो जाता था और फिर उसके बाद 14 दिनों का ये होगा। तो इनका रेंज जो है वो फिक्स नहीं है और इसी वजह से मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 या 29 डेज का होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 21 दिनों से लेकर 35 दिनों तक का भी हो सकता है। मतलब कम से कम हो सकता है कि 21 दिनों का ही हो जाए, हो सकता है कि 35 डेज का भी हो जाए। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी और भी बहुत सारे कारण की वजह से, वहाँ पर फूड किस टाइप का है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस किस टाइप का है, उसके बेसिस पर फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन जो है वो कई बार वेरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर 21st डे का भी हो सकता है। तो ये जो है ना ये हमेशा 14 दिनों का ही होगा, चाहे कि आप 21 दिनों का हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल या 35 डेज का हो जाए। मतलब कि जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है ये हमेशा 14 दिनों का होगा, ना तो कम ना तो ज़्यादा, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। इसका मतलब क्या कि अगर 28 दिनों का होगा तो 28 दिनों का कहने का मतलब क्या कि 28 दिनों के बाद जस्ट अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब 28 दिनों के बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहा है, तो 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल था। तो 28 दिनों का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल था और उसके अगले दिन से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब अगले दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या, उसी दिन को हम लोग पहला दिन गिनेंगे। तो इसका मतलब ओवुलेशन कितने दिन पहले हुआ होगा? 14 डेज पहले, क्योंकि ये ओवुलेशन के जस्ट बाद हो रहा है, पोस्ट ओवुलेटरी है एंड प्री मेंस्ट्रुअल है और अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट पहले हो रहा है। तो ओवुलेशन और अगला मेंस्ट्रुएशन के बीच में हमेशा 14 डेज का गैप होता है और वो 14 डेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज, प्रोजेस्टेरॉनिक फेज या फिर लूटियल फेज। कहने का मतलब ये कि अगर किसी फीमेल के अंदर में कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो गड़बड़ भी हो जाता है और सिर्फ 21 दिनों का ही हो गया, तो 21 दिनों का मतलब 21 दिनों के बाद जस्ट यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमको निकालना हो कि अच्छा 21 दिनों में ही अगर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया 21 दिनों के बाद ही, तो इसका मतलब इसमें ओवुलेशन कब हुआ रहा होगा? तो वो हुआ होगा कितने दिन पहले? 14 डेज पहले ओवुलेशन हुआ होगा और ओवुलेशन के इसी वजह से क्या हुआ कि 21वें दिन यहाँ पर 21 दिनों तक मतलब मेंस्ट्रुएशन हुआ और इसके बाद यहाँ पर अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया। तो 14 दिनों का होगा। इसका मतलब ओवुलेशन कौन से दिन पे हुआ होगा? 7th डेज पर। अगर 35 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 35 दिनों के बाद हो रहा है ब्लीडिंग, मतलब पहली बार जो ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद अगली बार ब्लीडिंग होने में 35 दिनों का समय लग गया, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि बताइए कि ओवुलेशन कौन से दिन पर हुआ रहेगा। ठीक है, तो 35 दिनों का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 35 दिन में से फिर से 14 डेज हम लोग घटा लेंगे, यानी कि 21st डे पर ओवुलेशन हुआ होगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है कि ओवुलेशन 21वें दिन हो सकता है 7वें दिन भी हो जाए, हो सकता है 14वें दिन हो। तो इस तरीके से वेरी कर सकता है। यूजुअली नहीं करता है, यूजुअली 28 से 29 दिनों का होता है, लेकिन कर सकता है। लेकिन ये जो है ना ये हमेशा 14 दिनों का होगा, इसके बाद ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उससे हम लोग 14 दिन पहले काउंट कर लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा, ओवुलेशन यहाँ पर हुआ होगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो जाती है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये खैर ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दिया, अगर आपको याद रखना हो तो याद रह ही जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर में, किसके अंदर में, इसके अंदर में, किसके अंदर में, इसके अंदर में। ठीक है, तो दो चीज़ें बन गई थी हमारे पास, पहला सेकेंडरी oocyte और दूसरा यहाँ पर अपने पास बन गया था क्या, एम्प्टी फॉलिकल। बात को ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी oocyte क्या होगा, यहाँ पर रिमेन इन ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर में होगा फॉर कितने दिनों के लिए, अप टू 2 डेज, मैक्सिमम 2 दिनों तक ये यहाँ पर रह सकता है। तो ये 2 दिनों तक सेकेंडरी oocyte रहेगा। उसके बाद
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, बात को सुनना और समझना कि इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर ले रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन अगर हुआ यानी कि यस इधर में लिख देते हैं और इधर में लिख देते हैं कि नो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में। तो आगे की तो कहानी ही खत्म। और अगर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। सिंपल है, तो ये डीजेनरेट हो जाएगा। वहीं पे एम्प्टी फॉलिकल की बात करें कि जो खाली, जो पाउच खाली जो बच गया था, वो क्या हो जाएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अलग टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम नाम के एक स्ट्रक्चर में ये बदल जाएगा। अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया तो इसका मतलब कि ये कॉर्पस ल्यूटियम, इसको नाम क्यों दिया गया है? तो ल्यूटियम जो होते हैं वो ल्यूटियल सेल्स की वजह से नाम दिया गया। ल्यूटियल सेल्स क्या होते हैं? तो ल्यूटियम जो बना हुआ है वर्ड, ये आया हुआ है येलो कलर से। तो येलो कलर का मतलब होता है ल्यूटियम, तो इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यानी कि ये किस टाइप की बॉडी है? ये येलो बॉडी है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये सिक्रीट करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। बात आ रही है समझ में? तो ये प्रोजेस्टेरॉन लगातार सिक्रीट करता रहता है। क्यों सिक्रीट करता है? क्योंकि यहाँ पर अभी जो ही एम्प्टी फॉलिकल बना और वो एम्प्टी फॉलिकल के अंदर में ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, येलो बॉडी में, और वो प्रोजेस्टेरॉन लगातार सिक्रीट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्यों बढ़ रही थी? ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसमें आसानी से इंप्लांटेशन हो सके। एंडोमेट्रियम की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्पॉन्जी होगा, और अगर जितना ज़्यादा स्पॉन्जी होगा आसानी से उसके अंदर में इंप्लांटेशन और डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको इंप्लांट भी करना होगा, और जब इंप्लांटेशन होगा तो वो टूट के गिरे नहीं। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, जैसे कि ये सीलिंग है एंड ये यूट्रस की वॉल है, उसके ऊपर में आप यहाँ पर नीचे में लेयर बढ़ाए जा रहे हो, तो ये तो भारी हो रहा है, इसके ऊपर आप प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर चढ़ाए जा रहे हो, है ना, गीला, तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है कि वो मतलब भारी होता चला जाएगा, तो वो गिरने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पर जब वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब उस चीज़ को मेंटेन करके रखने का काम, कि वो टूट के गिरे नहीं। एंडोमेट्रियम की जो नई लेयर बन रही है वो टूट के गिरे नहीं, उसको मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद भी अगर वो टूट के गिर गया तो क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो गया था, उसी में जाइगोट चला गया था और वो टूट के गिर गया, यानी कि क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? अबॉर्शन। तो अबॉर्शन भी हो सकता है यहाँ पर। तो उस चीज़ को मतलब मेंटेन करके रखने का काम करता है। ये प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है ना, इसका मतलब इसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो ये मेंटेन करके रखने का काम करता है एंडोमेट्रियम थिकनेस को। इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम थिकनेस। तो ये एंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन करके रखने का काम करेगा। लेकिन बात यहीं पे फिर से आ जाती है कि ये कब तक? यहाँ पर अगेन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, बात को समझिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ यस, तब तो ये परसिस्ट करेगा, है ना, रिमेन फॉर 2 to 3 month एंड सिक्रीट 2 से 3 महीने तक यहाँ पर रहेगा और सिक्रीट करेगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन लगातार सिक्रीट करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो भी उसको क्या करना होगा कि लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहना होगा, ताकि क्या हो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मानकर चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का भी क्या काम? तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीजेनरेट। ये हो जाएगा डीजेनरेट। और जब डीजेनरेट हो जाता है तो ये एक और बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये चीज़ अगर आपकी याद रह गई तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं, भूल ही जाना यार, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकेंस आपको नज़र आ रहा होगा अभी वीडियो के अंदर में, तो कॉर्पस एल्बिकेंस इसको बोलते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम ये येलो बॉडी बोला जाता था, ठीक उसी तरीके से कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोला जाता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। मतलब कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है? एक तरीके का डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तो खुद ही डीजेनरेटेड है एक तरीके का, है ना, एम्प्टी फॉलिकल ही कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। अब सोचो कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम कर रहा था? ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था। अगर ये डीजेनरेट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया,
अगर फर्टिलाइजेशन के नहीं होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजेनरेट हो गया, तो जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो ही ये डीजेनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन भी धम से बंद, और जो ही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद होगा, अभी क्या हुआ था कि यूट्रस के अंदर में थिकनेस काफ़ी बढ़ गई थी, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करके रखे जा रहा था, अचानक से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया, तो अब ये क्या होगा, ये धड़ाम से टूट के बाहर निकल जाएगा, और जो ही यहाँ से टूटेगा क्या हो जाएगा, वो ब्लड, म्यूकस और उन सभी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ही ये कन्वर्ट होगा फिर से अगली साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर फिर से पहला फेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग फेजेस के अंदर में कौन कौन से किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, जो पहला फेज था, इसके अंदर में हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी कम होता है, मतलब अभी जो ब्लीडिंग होगी है ना, जिस फेज के अंदर में ब्लीडिंग हो रही है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, FSH का लेवल कम रहता है और LH का लेवल भी कम रहता है। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बिल्कुल पाई चार्ट मतलब बिल्कुल यहाँ पर आपके चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिखा रखा है, तो आप इस को अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। ओवेरियन चेंजेस क्या क्या होंगे, तो ओवरीज के अंदर में क्या होगा, कंप्लीट डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो पूरी तरीके से डीजेनरेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, अभी अगला साइकिल शुरू नहीं हुआ है। तो ये पिछले साइकिल के अंदर में ही हमने देखा था कि लास्ट में क्या हो रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो रहा था, तो यहाँ पर कंप्लीट डीजेनरेशन हो जाता है, साथ ही 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, तो वो अब कुछ उसमें से सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, तो 6 से 12 जो होते हैं वो पहले एक्टिव होते हैं, उसमें से 1 या 2 सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे कि 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिव होंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि पहले तो आपने 1 से 2 बताया था 1 to 2, तो 1 to 2 जो था वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्टिव होते हैं वो 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं। और इधर यूट्रस के अंदर में क्या हो रहा होता है, तो मेन तो कहानी इधर यूट्रस के अंदर में है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज है, तो मेंस्ट्रुएशन होगा, तो यूट्रस में क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात की इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर कम हो गया है। अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के कम हो जाने की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को कम करके रखने का काम करता था प्रोजेस्टेरॉन, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है, यहाँ पे ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूटेराइन ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, यूटेराइन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और वजाइनल रूट के थ्रू क्या कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, ब्लड आता है, म्यूकस आता है यहाँ पर, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम आता है, यूटेराइन वॉल जो है वो सब टूट के आता है, एंड डीजेनरेटेड स्पर्म सेल। आप कहोगे स्पर्म सेल कहाँ से आ गया, आप खुद सोचो कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि स्पर्म सेल उसी टाइम पर पहुँचेगा जिस टाइम पर ओवम आया होगा, या सेकेंडरी ओसाइट जिस टाइम पर आया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो यानी कि अगर जो ओवम है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है या अनफर्टिलाइज्ड हम लोग सेकेंडरी ओसाइट की जो बात कर रहे हैं, वो जिस टाइम पर आया उस वक्त पे स्पर्म सेल नहीं था, और उसके 2 दिन के बाद जब ये डीजेनरेट हो गया तब स्पर्म सेल आया, तो स्पर्म सेल आके भी क्या करेगा, फर्टिलाइज तो कर नहीं पाएगा, तो ये भी वहाँ पर 2 से 3 दिनों तक पड़ा रहता है, उसके बाद ये भी डीजेनरेट हो जाता है। और जब वजाइनल ब्लीडिंग जब होती है तो उस वक्त पे सारी की सारी चीज़ें, जितना भी है अंदर का सब कुछ कचरा जो है वो सब बाहर आना शुरू हो जाता है, और जब बाहर आएगा तो उसके अंदर में डीजेनरेटेड स्पर्म सेल भी होगा। इसको वीपिंग ऑफ वजाइना या वीपिंग ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है, कि इसका मतलब यूट्रस के अंदर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में उसका एक ओवम लॉस्ट हो गया, और जब लॉस्ट हो जाता है तो इसी वजह से यूट्रस जब रोता है ना, तो वो खून के आंसू रोता है। तो मतलब पहले के ज़माने में क्या है यार, अभी भी मानते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये मतलब कहावत है एक तरीके की, कि क्या है कि जब यूट्रस का एक मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक गैमेट जो है वो लॉस्ट हो गया है ना, स्पर्म आया ही नहीं, तो वो तो बर्बाद हो गया, और जब वो बेकार हो जाता है तो उसी के दुख के आंसू होते हैं कि यार बर्बाद हो गया, तो जो दुख के आंसू होते हैं वही होते हैं, तो उसी की वजह से ये सब चीज़ें होती है। कितना होगा यहाँ पर, तो 20 ml पर डे ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, 20 ml पर डे, और इस हिसाब से अगर देखें तो 40 से लेकर 80 मिलीलीटर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में 40 से 80 मिलीलीटर ब्लड का जो है वो लॉस्ट हो जाता है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात कर रहे हैं दूसरे फेज यानी कि फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो हार्मोनल चेंजेस क्या होंगे, तो प्रोजेस्टेरॉन तो पहले से ही कम था, वो अभी भी कम रहेगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि यहाँ से नई साइकिल की शुरुआत होती है, और जब नई साइकिल की शुरुआत होती है तो इसी फेज के अंदर में क्या होता है, सबसे पहले FSH बढ़ना शुरू होता था। FSH की वजह से नए फॉलिकल्स आते थे, और उसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता था, और जब एस्ट्रोजन बढ़ता है और उसी की वजह से वो LH को भी बढ़ाता था। मतलब तीनों के तीनों हार्मोन जो हैं उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा, FSH बढ़ जाएगा और LH भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो अभी भी कम हो जाएगा। ओवरी
ओवरीज के अंदर में क्या चेंजेस होंगे? अब तो ओवरी के अंदर में कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह फलाना ढिमका जितना भी था वो सब खत्म हो गया। अब बचा क्या है? तो अब तो नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो एफएसएच के बढ़ने की वजह से अब 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एक्टिवेट होंगे। उसमें से 1 से 2 जो है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगे, उसमें से कोई एक जो है वो टर्शरी में कन्वर्ट होगा और वही मैच्योर होकर फिर एक ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर अब क्या होगा? यूट्रस के अंदर में वो सारा कुछ तो वो टूट टूट के वो सब निकल गया। तो अब क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। अब ये रीजनरेट होगा थ्रू प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेट होंगे, अब वो तेजी से रीजनरेट होंगे और इस वजह से इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोला करते थे, फॉलिकुलर फेज को। एंड थिकनेस ऑफ यूटराइन वॉल इंक्रीजेस। यूटराइन की वॉल, जो यूट्रस की वॉल है, अब फिर से उसकी थिकनेस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन कम है, इसी वजह से इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोला करते थे। तो एस्ट्रोजेनिक समझ में आ गया अपने को। फॉलिकल्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे हैं तो फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोलिफेरेशन हो रहा है, इसी वजह से प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं और प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं और पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसको दे दिए जाते हैं। बात आ गई होगी समझ में? तो ये था समरी इसका, आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पर ओवुलेटरी फेज, तीसरा फेज अपना ओवुलेटरी फेज, या फिर हम लोग इसी को बोल देते हैं सिंपल ओवुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज में क्या होगा? तो एलएच के काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाने की वजह से, एलएच सर्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एलएच सर्ज होगा और एलएच का जो लेवल है वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ जाता है। आपसे अगर कोई कभी पूछ दिया जाए, क्वेश्चन के अंदर में पूछा जाए कि ओवुलेशन जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 नाम लिख रखे हैं। पहला तो एलएच, आप हमेशा लिखेंगे कि एलएच की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं कोई 2 हार्मोन ऐसे बताइए जिसकी वजह से अगर ओवुलेशन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एलएच, और एलएच के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है एस्ट्रोजन का। तो एलएच भी लिखेंगे, एस्ट्रोजन भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। वैसे आपका एलएच भी सही है, ठीक है। अगर 2 हार्मोन का नाम पूछ ही दिया जाए तो आप एलएच के साथ एस्ट्रोजन भी लिख देना। क्या होगा ओवरीज के अंदर में? तो ओवुलेशन होता है, तो इसके अंदर में ये मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ पर चला जाएगा? वो अब इनफंडिबुलम जो था, फॉलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट था इनफंडिबुलम, जहाँ से ओवरीज अटैच थी, तो वो क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो क्या करते हैं कि सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट कर लेते हैं और अंदर में वहाँ पर ओवरीज में क्या बच जाता है? सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम। तो याद रखना कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओवरी में ही रहता है और उससे जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है वो पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यूट्रस में क्या होगा? तो यूट्रस में जो थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल है वो और भी बढ़ती जाएगी। सिंपल, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, बस थिकनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लेना, काफ़ी छोटा सा पॉइंट है। और अब आ जाता है यहाँ पर अपना 4th फेज यानी कि ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज के अंदर में क्या कुछ चेंजेस होंगे? तो हार्मोन जो होगा अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, चूंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाता है और एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है। लेकिन एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है जब ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है कि एफएसएच के लेवल को कम कर देता है ताकि नए फॉलिकल्स अभी यहाँ पर नहीं आने पाए। नए फॉलिकल्स अभी आएंगे, है ना, अभी एक फॉलिकल पहले से पड़ा हुआ है, एक सेकेंडरी oocyte पहले से पड़ा हुआ है, तो उसको नहीं आने देने के लिए एफएसएच के लेवल को और एलएच के लेवल को कम कर दिया जाता है। जहां पर भी एफएसएच एलएच कम हो रहा है तो आप उसके साथ साथ समझ लेना कि जीएनआरएच भी कम हो रहा है। जीएनआरएच बढ़ेगा तो एफएसएच एलएच बढ़ेगा, जीएनआरएच कम होगा तो यहाँ पर एफएसएच एलएच भी कम होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर रूल हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम लास्ट में फिर क्या होगा कि ये ल्यूटियल फेज है, तो कॉर्पस ल्यूटियम लास्ट में क्या हो जाता है? डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब डीजेनरेट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। इसको हम लोग बोला करते हैं क्या? वाइट बॉडी। लेकिन ये लास्ट में होगा, ऐसा नहीं कि ल्यूटियल फेज जो ही शुरुआत हुई और वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया, नहीं। इनिशियली तो वो कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा, लेकिन एट कब ये होगा? लास्ट में, मतलब 28th डे पर। ठीक है, 28th डे पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में डीजेनरेट होके। और यूट्रस जो है वो उसकी थिकनेस अगेन वही सेम चीज़ की वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच जाएगी? मैक्सिमम पे। थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम लेवल पर ये पहुंच जाता है। और इसके बाद फिर से आपको पता ही है कि 4th स्टेज के बाद फिर से क्या होगा कि एफएसएच एलएच का लेवल यहाँ पर हमने लिख रखा था कि कम होता है, ये सारी चीज़ें कम होती हैं और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल गया था ये। और कॉर्पस एल्बिकेंस में जो ही बदला तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंप्लीट डीजनरेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा था कि कंप्लीट अब डीजनरेशन हो जाएगा अगली वाली फेज के अंदर में, और जिसकी वजह से अब ये यूट्रस की वॉल जो है वो टूट जाएगी और ब्रेक होने के बाद वाजाइनल ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये था कंप्लीट हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो
अब यहाँ पर ये हो जाता है हमारा टॉपिक खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनसीईआरटी पेज नंबर 51 पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन नाम का एक टॉपिक जो है वो साइड में अलग से ऐड किया गया है, आप उसे जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में वो नए नए चेंजेस हुए हैं और जहाँ जहाँ भी नए नए चेंजेस हुए हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इस बार क्या हो गया है कि थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पता नहीं है कि वो हो सकता है कि शायद वैल्यू बेस्ड होंगे कि कैसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर में यहाँ पे आपसे पूछा जा सके कि बताइए आप जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करके रखने के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तो आप वहाँ पर पढ़ लेंगे। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमें क्या होना चाहिए कि मतलब प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखना चाहिए, हमें सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए या फिर क्लीन क्लॉथ्स का यूज़ किया जाना चाहिए। और ये जो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं और क्लीन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हर एक 4 से 5 घंटे के अंदर में हमको बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। और चेंज करने के बाद भी उसको मतलब क्या करना चाहिए कि यूज्ड पेपर के अंदर में पैक करके और कहीं पे मतलब मिट्टी के अंदर में या फिर ऐसे मतलब डाल देना चाहिए। एक मतलब क्या होता है कि ओपन एरिया के अंदर में उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गंदगी फैलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर में बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर में फ्लैशेस होते हैं, ब्लड होता है, टिश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से उसको ओपन एरिया के अंदर में नहीं फेंकना चाहिए और वही 4 से 5 घंटे पर पैड्स को बदल देने चाहिए और फिर हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगेन आपको पता ही है कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सभी के साथ शेयर कर दो जितने भी लोग हैं, और उनसे कहिए कि ताकि हम लोग वीडियो जो है वो हम लोग लाइव क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली स्टार्ट कर सकें। चलिए, थैंक यू।